क्या भारत के पहले वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के दादा मुसलमान थे? नेहरू की बेटी और साबिक वजीर आज़म इंदिरा गांधी कब मुसलमान हुई? इंदिरा को मुग़ल हुक्मरान बाबर से ऐसी क्या अकीदत थी कि जो उसे उसकी कब्र तक ले गई? इंदिरा और उसके वालिद ने कितने इश्क किए और उन आशिकियों की वजह से हिंदुस्तान को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ? क्या इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी वाकई एक मुसलमान का बेटा था? क्या हिंदुस्तान की आखिरी वाइसराय एडविना माउंटबेटन सिर्फ जवाहरलाल नेहरू पर मरती थी या उसके भी आशिकों की फहरिस्त तवील थी, जैसे नेहरू के मुआशिकों की थी? वो कौन से हालात थे जिसने लेडी माउंटबेटन को भूखी जिनसी बिल्ली बना दिया था? उसकी मैयत क्यों समंदर बुर्द की गई? तारीख के बेरहम हक़ाइक़ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। काबुल में हिंदुस्तान के पहले हुक्मरान बाबर का मज़ार है। बाबर, जो ज़्यादा शराब पीने की वजह से 26 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के शहर आगरा में इंतकाल कर गया था, उसे उस वक्त तो वहीं दफन कर दिया गया, लेकिन बाद में शेर शाह सूरी ने उसकी ख्वाहिश के तहत उसका जसद निकलवा कर काबुल ले आया और बाग बाबर में उसे दफना दिया गया। ये बात है 1966 की। भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी काबुल के दौरे पर हैं और अचानक इंतहाई मुख्तसर स्टाफ के हमरा वो बाबर की मज़ार पर पहुंचती है। ये दौरा उसके शेड्यूल में शामिल नहीं था। वो बाबर की कब्र के सामने ताज़ीमी अंदाज में सर झुकाए खड़ी रही। कुछ देर बाद इंदिरा गांधी वापस मुड़ी और पीछे खड़े अपने वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह को कहा कि आज मैंने तारीख का कर्ज अदा किया। उसी नटवर सिंह ने 1986 में अपनी किताब प्रोफाइल एंड लेटर्स में इस वाक़े का जिक्र किया है। भारत के ज़ेरे कंट्रोल ब्राह्मण मीडिया ने एक अरसे तक नेहरू ख़ानदान के हवाले से उन तमाम हक़ाइक़ को छुपाए रखा जो तारीख की दुरुस्तगी के लिए सामने आना ज़रूरी थे, लेकिन मुसलसल हुक्मरानी के बायस नेहरू ख़ानदान इस बात में कामयाब रहा कि उन पर और उनकी अजदाद पर कोई उंगली उठा न सके। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ हालात तब्दील हुए तो हक़ाइक़ अपनी असल सूरत में सामने आने लगे। इस बात से इनकार नहीं कि भारत में बीजेपी ने इन हक़ाइक़ को सामने लाने में कोई किरदार अदा किया होगा, लेकिन जब नेहरू ख़ानदान और कांग्रेस इस मामले पर खामोश रहते हैं तो सामने लाए गए हक़ाइक़ पर यकीन होने लगता है। आज के प्रोग्राम को तरतीब देने में हमने उन्हीं दस्तावेज़ात का सहारा लिया है जो जवाहरलाल नेहरू और उसकी बेटी के करीबी साथियों ने अपनी किताबों में उसे दर्ज किया था। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की 13वें चैप्टर में M.K. सिंह ने बताया है कि नेहरू ख़ानदान की इब्तदा गयासुद्दीन गाज़ी से होती है। 1857 की बगावत से पहले गयासुद्दीन गाज़ी नामी एक कोतवाल दिल्ली में मुकर्रर था। मुग़ल हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंच रहे थे। भारत में बेयकीनी उरूज पर थी। जैसे ही जंग आज़ादी नाकाम हुई, अंग्रेज़ों ने दिल्ली को मक्तलगाह बना दिया। दिल्ली अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था और हुक्म ये था कि जहाँ भी कोई मुग़ल मिले उसे काट डालो। सड़कें और गलियाँ मुग़लों के खून से रंगी हुई थीं। जो मुग़ल था उसके पास पहला और आखिरी ऑप्शन ये था कि वो जितना भाग सकता है भाग जाए और जान बचा ले। गयासुद्दीन गाज़ी ज़हीन था। उसने भागने के बजाय अपनी शनाख्त को तब्दील करने का फ़ैसला किया। उसकी रिहाइश लाल किले के साथ बहने वाली एक नहर के साथ थी। उसने अपना नाम तब्दील करके गंगाधर रखा और नहर के करीब रिहाइश होने के नाते उसने खुद को गंगाधर नेहरू का नाम दे दिया। गंगाधर, जिसने जान बचाने के लिए अपना नाम व मज़हब तब्दील किया, उसे शायद ये इल्म न था कि इसी दिल्ली में उसका अपना पोता जवाहरलाल नेहरू हुक्मरान होगा। गयासुद्दीन उर्फ गंगाधर कोई बड़ा अमीर नहीं था, लेकिन उसके बेटे मोतीलाल ने बहुत दौलत कमाई, खुसूसन उस वक्त जब उत्तर प्रदेश के राजा के इंतकाल के बाद उसकी बीवी से अंग्रेज़ उसकी हुक्मरानी छीन रहे थे।
मोतीलाल अपने सीनियर वकील मुबारक अली के साथ इस केस में शामिल हुए और खूब दौलत कमाई। तारीखी हवालों के मुताबिक एटावा के राजा की मौत के बाद एटावा की रानी अपनी रियासत को बचाना चाहती थी, क्योंकि उसकी कोई औलाद न थी और उस वक्त के कानून के मुताबिक औलाद न होने की वजह से अंग्रेज वो रियासत खुद हथिया लेते थे। एटावा की रानी ने उस वक्त के वकला मुबारक अली और मोतीलाल से कहा कि वो ये मुकदमा लड़ें। उन्होंने रानी से उस वक्त के 5 लाख रुपए मांगे और रानी ने पूरी की पूरी रकम उन्हें अदा कर दी। ये वकील निचली अदालत में मुकदमा हार गए, लेकिन उन्होंने रानी से कहा कि वो आला अदालत में ये मुकदमा लड़ेंगे। उन्होंने मज़ीद 5 लाख लिए और हाई कोर्ट में भी ये केस हार गए। उसके बाद उन्होंने रानी से कहा कि वो लंदन में ये मुकदमा लड़ेंगे। उन्होंने रानी से हवाई जहाज़ के पिक एंड ड्रॉप के टिकट लिए, होटलों की रिहाइश के अखराजात लिए और लंदन के वकील के लिए उन्होंने भारी फीस वसूल की। लंदन पहुंचने के बाद इन दोनों ने एक लंदन के अंग्रेज़ वकील से रब्ता किया और तमाम कहानी बयान की। होशियार बरतानवी वकील ने कहा कि रानी अगर मुनासिब समझे तो किसी छोटी उम्र के बच्चे को गोद लेकर पूरी दुनिया को बता सकती है कि राजा की मौत के वक्त वो हामला थी और उसकी मौत के बाद उसे बेटा पैदा हुआ है। वकील की इस तजवीज़ ने काम किया और एटावा की रानी को उसकी रियासत मिल गई। रानी की राय ये थी कि मुबारक अली और मोतीलाल की वजह से उसकी रियासत बच गई है। उसने अपनी रियासत में अमेठी का एक हिस्सा मोतीलाल को तोहफे में दे दिया और नेहरू ख़ानदान आज भी उसे अपनी मिल्कियत समझता है। जवाहरलाल तकसीम हिंद के बाद जब भारत के वज़ीर आज़म बने तो उससे पहले ही उसके हिंदुस्तान के आखिरी वायसरायन एडवीना लॉर्ड माउंटबेटन से ताल्लुकात थे। इस बारे में भारत के नामवर सहाफ़ी कुलदीप नायर ने अपनी सवाने हयात में काफ़ी तफसील से लिखा है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के साथ काम करने और उनकी तरफ झुकाव होने के बायस वो काफ़ी हक़ाइक़ को दरगुजर करके आगे निकल गए हैं। वो लिखते हैं कि तकसीम के बाद वज़राए आला का एक इजलास दिल्ली में था। नायर उस वक्त इंफॉर्मेशन अफसर थे। इस इजलास में एक ख़त पेश किया गया जो लेडी माउंटबेटन ने नेहरू को लिखा था और यही ख़त नेहरू ने वज़राए आला को अपना नोट लगाकर भेजा था। एडवीना माउंटबेटन तकसीम के बाद अपने शौहर माउंटबेटन के साथ वापस बरतानिया चली गई थी, लेकिन फिर उसने रेड क्रॉस के साथ काम शुरू किया था। एडवीना ने नेहरू को लिखा कि वो जब बम्बई पहुंची तो ट्रैफिक बहुत जाम था। पता चला कि वज़ीर आज़म नेहरू का वहां से काफ़िला गुजर रहा है और रूट लगाया गया है और इस रूट की वजह से वो मीटिंग में वक्त पर नहीं पहुंच सकी। जब ये ख़त इजलास में सुनाया गया तो तमाम शुरका मज़े लेकर हंस रहे थे। एडवीना के इस ख़त पर वज़ीर आज़म नेहरू ने हुक्म जारी किया था कि जब वज़ीर आज़म का रूट लगाया जाए तो ट्रैफिक को न रोका जाए, लेकिन उस वक्त इजलास में मौजूद बंगाल के वज़ीर आला BC राय ने कहा कि वज़ीर आज़म के हुक्म पर कान न धरें, उनकी सिक्योरिटी हमारे लिए अहम है, हमें ब्लू बुक पर चलना होगा। कुलदीप नायर लिखते हैं कि जब 1990 में वो बरतानिया में भारत के हाई कमिश्नर मुकर्रर हुए तो उन्हें पता चला कि एयर इंडिया की रोज़ाना लंदन जाने वाली परवाज़ें वज़ीर आज़म नेहरू के ख़त लेकर जाया करती थीं और हाई कमीशन का अमला वो ख़त एयरपोर्ट से लेता और एडवीना माउंटबेटन तक पहुंचाता था और इस ख़त का जवाब लेकर फिर एयरपोर्ट जाता और एयर इंडिया को ये ख़त पहुंचाए जाते थे। लेकिन इन खतूत में एडवीना और नेहरू ने एक दूसरे को क्या लिखा, इस बारे में कुलदीप नायर को कभी भी पता न चल सका। वो एडवीना के पोते पोतियों और इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी के पीछे पड़े रहे, लेकिन कामयाब न हो सके। उन्हें सिर्फ ये बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू और एडवीना के दरमियान एक पाक मोहब्बत थी, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन ये बात कितनी सच है, इस सवाल के जवाब का जब पीछा किया गया तो मालूम हुआ कि हक़ाइक़ कुछ और ही हैं। नेहरू के दीगर स्कैंडल्स की तरफ बाद में आते हैं, पहले ज़रा ये भी सुन लें कि लॉर्ड माउंटबेटन की खूबसूरत बीवी एडवीना क्या थी।
अंग्रेजी अखबार दी सन यूके के एडिशन में 18 नवंबर नेल्सन मेलोनी ने एक आर्टिकल लिखा है जो काफ़ी इंकशाफात पर मबनी है। लॉर्ड माउंटबेटन बर्तानिया की मलका विक्टोरिया के नवासे थे। एडवीना से उसकी मुलाकात 1920 में हुई। वो इंग्लिस्तान के रईस ख़ानदानों में से थी और उस वक्त की 6 खुश लिबास तरीन लड़कियों में शुमार होती थी। एडवीना और माउंटबेटन के दरमियान मुलाकात हुई और दोनों की 20 बरस की उम्र में शादी हो गई। शादी के फौरी बाद ये जोड़ा हनीमून के लिए यूरोप रवाना हुआ। इसी पहले सफ़र के दौरान ही एडवीना को एहसास हो गया कि वो अपने शौहर से वो जिनसी तस्कीन हासिल नहीं कर सकती जिसकी उसे उम्मीद थी। ये एक नाउम्मीदी थी जिसने इस रईसजादी को जिनसी भूखी बिल्ली बना डाला। लॉर्ड माउंटबेटन को स्कूल और फौजी वर्दी में मलबूस नौजवान ज़्यादा अच्छे लगते थे। बेटन की इस आदत ने एडवीना को ज़्यादा खुल खेलने का मौका दिया। शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ होने की वजह से माउंटबेटन एडवीना को तलाक नहीं दे सकता था। नतीजे में दोनों ने ओपन मैरिज या जिनसी खुदमुख्तारी का फ़ैसला कर लिया। यही सबब है कि 1950 की दिहाई में बरतानिया की खुफिया एजेंसी ने इस जोड़े को घटिया और अखलाक बाख्ता करार दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बार अपने दोस्त के सामने इस बात का एतराफ़ किया था कि हम दोनों की पूरी शादीशुदा ज़िंदगी दूसरों के बिस्तर पर गुजरी है। कहा जाता है कि एडवीना के 18 इश्क थे और उनमें सबसे ज़्यादा वेस्ट इंडियन कैबरे गुलकार हिच से उसका इश्क था और आखिरी इश्क नेहरू के साथ था। दी सन के मुताबिक एडवीना ने एक ख़ास उज़ू का एक मॉडल भी हिच को तोहफे में दिया था जिस पर हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। एडवीना की बेटी पामेला अपनी यादाश्तों में लिखती है कि माँ मर्दखोर थी, उसका बाप घर में मौजूद होता था और मुख्तलिफ लोग उसकी माँ के कमरे में आते जाते थे जिन्हें वो अंकल कहती थी, लेकिन होश संभालने के बाद उसने ऐसा नहीं किया। विनशाज आनंद ने 2011 में गूगल ग्रुप में लिखा कि कमला कोल नेहरू की बीवी थी जो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सरगर्म थी। मियाँ बीवी की मसरूफियात के बायस इंदिरा गांधी को तन्हाई के एहसास ने किसी दूसरे रास्ते पर डाल दिया। कमला के स्कूल में ख़वातीन के किसी इजलास में शरीक थीं कि वहाँ गिर पड़ी और वहाँ मौजूद फ़ेरोज़ खान नामी एक नौजवान ने उसे उठाया और कमला नेहरू को उसके घर पहुँचाया। फ़ेरोज़ खान नामी इस नौजवान का फिर नेहरू के घर आना जाना शुरू हो गया। नेहरू की बीवी टीबी के मर्ज का शिकार हो चुकी थी। उसे स्विट्ज़रलैंड ले जाया गया जहां वो इंतकाल कर गई। जब जवाहरलाल नेहरू की बीवी स्विट्ज़रलैंड में ज़ेरे इलाज थी उस वक्त फ़ेरोज़ खान भी वहां पहुंच चुका था और इंदिरा और उसके दरमियान दोस्ती का रिश्ता शुरू हो गया था। यही वो साल थे जब नेहरू की एडवीना से सिंगापुर में मुलाकात हुई थी। एक हुजूम में गिरते गिरते एडवीना को नेहरू ने बचाया था। एडवीना की बेटी पामेला के मुताबिक उनकी माँ ये वाक़या चस्के ले लेकर सुनाती थी। बीवी के मरने के बाद नेहरू रंडवा हो चुका था और एडवीना से ताल्लुक़ भी बढ़ता चला गया जो आगे चलकर तक़सीम हिंद और बाउंड्री कमीशन के फैसलों पर भी बहुत असरअंदाज हुआ। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन अपनी बीवी और बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ चुके थे और नेहरू का गवर्नर जनरल हाउस आना जाना शुरू हो गया था। एडवीना के साथ नेहरू की दोस्ती बढ़ती चली गई। वज़ीर आज़म रहने के दौरान जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी एमओ मैथाई ने अपनी किताब नेहरू दौर की यादें में लिखा है कि नेहरू की बेटी इंदिरा ने एक बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहा कि वो उसके बाप को उसकी हरकतों से बाज रखे क्योंकि पूरे मुल्क में नेहरू ख़ानदान की इज़्ज़त पर दब्बा लग रहा है। लेकिन नेहरू एक आशिक भी था और मजबूर भी। वज़ीर आज़म बनने के बाद जब वो पहली मर्तबा बरतानिया के दौरे पर लंदन पहुँचे तो उस वक्त के प्रेस अताशी खशवंत सिंह के मुताबिक हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले सिफारती अमले पर नेहरू नाराज़ हुए कि वो उसे इस्तकबाल के लिए यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन अगली सुबह लंदन के सनसनीखेज़ अखबारात में एडवीना माउंटबेटन की नेहरू के साथ तस्वीर
शाया हो चुकी थीं, जिसमें वो नाइटी में मलबूस थीं और वज़ीर आज़म नेहरू का अपने घर पर इस्तकबाल कर रही थी। लेकिन इस कहानी का अंजाम बड़ा ही रोमानवी होता है। ये 1960 का साल था और 18 फरवरी की तारीख थी। जैसलटन नॉर्थ बोरियो, जो अब मलेशिया में है, वहाँ पहुँची और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके साथ अपनी मसरूफियात की फहरिस्त बहुत तवील थी। वो काफ़ी तकलीफ़ में थी, लेकिन उसने किसी पर अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर न होने दी। 21 की सुबह 7:30 बजे उसके असिस्टेंट उसके कमरे में गई तो देखा कि बर्मा की काउंटीज़ माउंटबेटन मर चुकी थी। नेहरू के लिखे गए खत उसके आसपास बिखरे हुए थे। वो 58 साल की थी। एक भरपूर और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने के बाद माजी का किस्सा बन गई। उसे उसकी वसीयत के मुताबिक समंदर में एजाज़ के साथ उतारा गया। उसके ताबूत पर रखे सफ़ेद फूलों को उसके शोहर लॉर्ड माउंटबेटन ने चूमा और कहा कि मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और उसका मेरे लिए क्या मतलब है। भारत के ऐवान ज़ेरी में जब एडवीना को खराज अकीदत पेश किया जा रहा था तो नेहरू की आंखों में आंसू थे। नेहरू सिर्फ एडवीना से ही नहीं, सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा से भी इश्क करता था। इस इश्क की नौयत ये थी कि वो अपने बेडरूम में अपने बेड के साथ उसकी तस्वीर रखता था। इंदिरा गांधी उस तस्वीर को हटा देती थी और नेहरू उस जगह पर दोबारा तस्वीर लगा देता था। नतीजे में दोनों बाप बेटी के दरमियान इख्तलाफ रहता था। नेहरू ने पद्मजा नायडू को बंगाल का गवर्नर भी बनाया ताकि वो इश्क और राब्ता बरकरार रख सके। कहा जाता है कि एडवीना के साथ ताल्लुक़ के बावजूद बनारस की एक सन्यासन शारदा माता के साथ भी उसका ताल्लुक़ था। ये 1949 की बात है। नेहरू से उसका एक बेटा भी पैदा हुआ जिसे शारदा माता ने एक ईसाई मिशनरी स्कूल में दाखिल कराया था। बच्चे की तारीख़ पैदाइश 30 मई 1949 बताई जाती है। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा का नाम परदर्शनी नेहरू था। कैथरीन फ्रैंक की किताब द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी में उनके मुआशकों की तफसीलात दी गई हैं। किताब के मुताबिक इंदिरा गांधी को पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल कराया गया, लेकिन तालीम में दिलचस्पी न होने के सबब उसे वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद उसे शांति निकेतन में दाखिल कराया गया, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने उसके रवैये के बायस उसे निकालने का फैसला कर लिया। जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी परदर्शनी नेहरू, जिसे बाद में दुनिया ने इंदिरा गांधी के नाम से जाना, उसकी शादी गुजरात के जूनागढ़ के फेरोज खान से हुई थी। उनकी लव स्टोरी स्विट्ज़रलैंड से शुरू हुई थी। गैर तस्दीक शुदा हवाला जात के मुताबिक शांति निकेतन में दौरान तालीम एक उस्ताद के साथ भी इंदिरा का अफेयर हुआ था, लेकिन फेरोज के साथ उसकी शादी लंदन में हुई। इस शादी के हवाले से कहा जाता है कि ये शादी एक मस्जिद में हुई थी और इंदिरा गांधी का नाम मैमूना बेगम रखा गया। ये जोड़ा जब वापस भारत आया तो जवाहरलाल नेहरू के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो एक मुस्लिम के साथ अपनी बेटी की शादी को कबूल करे। इसका हल एक जुगाड़ के ज़रिए निकाला गया। कहा जाता है कि फेरोज़ की वालदा के नाम के साथ उसकी कास्ट जो है वो गंडी लिखा हुआ था। ये भी कहा जाता है कि ये शायद गांची कास्ट की कोई बिगड़ी हुई शक्ल थी, लेकिन बाद में इसे महात्मा गांधी की तजवीज़ पर इसे गंडी को गांधी में तब्दील किया गया और इसी निस्बत से फेरोज़ खान को फेरोज़ गांधी बना दिया गया और फिर परदर्शनी नेहरू को इंदिरा गांधी का नाम दिया गया। राजीव गांधी की पैदाइश के बाद फेरोज़ गांधी और इंदिरा गांधी अलग अलग रहने लगे, लेकिन उनके दरमियान तलाक नहीं हुई थी, ऐसे ही जैसे लॉर्ड माउंटबेटन और एडवीना के दरमियान तलाक नहीं हुई। द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी के मुताबिक इंदिरा गांधी का दूसरा बेटा संजीव गांधी का बाप यूनुस खान था, जो इंडियन फॉरेन सर्विस में मुलाजिम था और कुछ ममालिक में सफ़ीर भी रहा। यूनुस खान ने अपनी किताब पर्सन, पेशेंस एंड पॉलिटिक्स में लिखा कि संजय गांधी की शादी नई दिल्ली में उनके अपने घर हुई थी। संजय गांधी का असल नाम संजीव था, जो उसके बड़े भाई राजीव से मिलता है। संजीव को बरतानवी पुलिस ने
बर्तानिया में कार चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। इंदिरा गांधी की हिदायत पर बर्तानिया में उस वक्त के भारतीय हाई कमिश्नर कृष्णा मेनन ने अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और संजय गांधी के नए कागजात बनवाए और उसमें उसका नाम संजय गांधी रखा गया, जो बाद में इसी नाम से मशहूर हुआ। कहा जाता है कि जब संजय गांधी एक तैयारा हादसे में मारे गए तो उस वक्त सबसे ज़्यादा यूनुस खान ही रोया था। लेकिन जब उसकी मां इंदिरा गांधी को ये खबर मिली तो उसका पहला रद्द-ए-अमल ये था कि संजय की चाबियां और उसकी सोने की घड़ी कहां पर है। कहा जाता है कि संजय अपनी मां को जज्बाती ब्लैकमेल करता था और उसे कहता था कि उसकी मां उसे खुद बताए कि उसका बाप कौन है। कहा जाता है कि तैयारा हादसा एक पुरअसरार वाक़या था। जिस तैयारे में हादसा हुआ वो तैयारा पुराना नहीं था, उसका फ्यूल टैंक भी मुकम्मल भरा हुआ था, लेकिन वो क्रैश होते वक्त फटा नहीं। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने इस हादसे की तहकीकात भी करने नहीं दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें।